हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस कंपनी के ऊपर मेरा ध्यान गया क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत, इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है और ये कई सारे ऐसे सेक्टर में काम करती है जो इंडिया के लिए कमिंग समय में, कमिंग ईयर्स में एक सनराइज इंडस्ट्रीज है। तो जैसे कि ये सबसे पहला, ये लोग डाटा सेंटर के सेगमेंट में काम करते हैं। एंड इसके अलावा ये लोग पावर जनरेशन में काम करते हैं, प्लस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में भी ये लोग काम करते हैं। और इसके अलावा ये लोग स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पावर जो डाटा सेंटर है उसके बारे में समझे तो डाटा सेंटर होता क्या है एक्चुअली। अभी क्या है कि हम लोग जितना भी डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आइदर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंज्यूम किए जा रहे कंटेंट हो, या फिर हम लोग जो सोशल मीडिया पर टाइमिंग देते हैं, सोशल मीडिया से हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हो, या फिर इंटरनेट के जरिए हम लोग जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, जो भी कंटेंट हम लोग देखते हैं, या जो भी डाटा हम अपना बनाते हैं, या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड डाटा है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डाटा हैं, या गवर्नमेंट के डाटा हैं, जो कुछ भी इंटरनेट से जुड़ा है वो सारा का सारा डाटा डाटा सेंटर्स में प्रोसेस होता है। एंड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल डाटा है या अदर जो काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाले डाटा है वो लीक हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में अपने सारे डाटा सेंटर वो इस्टेब्लिश करना चाहती है, और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है, ताकि हमारे खुद के देश में डाटा सेंटर स्टैब्लिश हो जाए और हमको जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर, जो जैसे चाइना है या यूएसए है या अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके डाटा सेंटर से अब तक हम लोग प्रोसेसिंग करते थे, तो उस वो डिपेंडेंसी को कम किया जाए और सेल्फ डिपेंडेंट हुआ जाए, ताकि हमारा जो डाटा हैकिंग का प्रॉब्लम है, डाटा लीकिंग का इशू है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वो सारी चीजें कंट्रोल की जा सकें। इसके लिए डाटा सेंटर स्टैब्लिश किए जाते हैं। डाटा सेंटर बहुत सारी बिल्डिंग, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चाहिए होता है, लैंड काफ़ी चाहिए, बिल्डिंग भी काफ़ी ब्रॉड स्केल पे चाहिए। एंड उसमें क्या होता है, रैक बना के ये लोग डाटा सेंटर्स में डिजिटली डाटा को सेव किया जाता है। एक्चुअली वो एक तरीके से आप मान सकते हैं लाइब्रेरी है। आप कोई भी कंटेंट इंटरनेट से कंज्यूम करेंगे तो सबसे पहले वो डाटा सेंटर में जाएगा। आप जैसे कमांड देंगे वो डाटा सेंटर में जाएगा। डाटा सेंटर में वो फाइल आपके डिस्प्ले के ऊपर आके रन होना शुरू हो जाएगी, और आप वो कंटेंट का कंजम्पशन, या ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, या कोई अदर आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा और आप उसका कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जहाँ पर स्टोर होती हैं, डाटा जहाँ पर स्टोर होता है उसको डाटा सेंटर कहते हैं। डाटा सेंटर क्या करता है कि आपके डाटा को प्रोसेस करके स्टोर कर देता है, और आप जब यूज करते हैं, कोई आप यूज करें या कोई अदर यूज करे, तो उसी डाटा को लोग वापस आपके डिस्प्ले पे ले आते हैं और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये है टोटल डाटा सेंटर के बारे में एक डिटेल जो मैंने बताया, और इसके अलावा और भी काफी डीप है, लेकिन बेसिकली हमको इतनी ही जानकारी की जरूरत है डाटा सेंटर के बारे में। एंड जो दूसरा सेगमेंट है इनका वो है पावर जनरेशन का सेगमेंट। तो पावर जनरेशन में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सब स्टेशन और जो पावर स्टेशन होता है उनको ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ये कंपनी जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक 1960 में स्टैब्लिश हुई थी, 1960 या 70 में स्टैब्लिश हुई थी। तब ये बेसिकली ईपीसी कंपनी हुआ करती थी। ईपीसी मीन्स क्या होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मीन्स ये लोग डिजाइन भी खुद करेंगे, मटेरियल भी खुद प्रोक्योर करेंगे, और इसके बाद आपका जो बिल्डिंग है उसको भी खुद बनाते थे। मतलब एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते थे। आपको केवल अपना बजट और अपनी लोकेशन बताना होता था, इसके बाद ये सारा काम खुद करते थे और आपको बिल्डिंग बना के देते थे। तो ये लोग बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है, और ईपीसी के सेगमेंट में इन्होंने काफी साल काम किया। इसके बाद अभी इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्ट करना शुरू किया पिछले कुछ सालों से। तो ये डाटा सेंटर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में इन्होंने अपना प्रोडक्ट, अपना जो बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है। तो ईपीसी में तो इनको महारत हासिल है, ईपीसी के स्पेशलिस्ट हैं। तो इससे रिलेटेड ये होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं, पावर सब स्टेशन होते हैं, उसको ये लोग बनाते हैं। उसमें जितना भी आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगते हैं, जितनी भी मशीनरी और टूल्स लगते हैं, वो भी प्रोक्योर करते हैं। फिर पूरा का पूरा स्टैब्लिश करते हैं, इसके बाद उसको चालू भी कर देते हैं। एंड देन इसके बाद इसको वो जिसका भी वो एलएनटी का प्रोजेक्ट है या इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसका गवर्नमेंट उसको हैंड ओवर कर देते हैं, उसके एवज में इनको, उसके बदले में इनको रेवेन्यू मिलता है, और वही इनके रेवेन्यू का बेसिकली मेन सोर्स होता है। और थर्ड इनका सेगमेंट है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ये ट्रांसमिशन स्टेशन बनाते हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन स्टेशन क्या होता है, जनरली एक जो इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट की जाती है
वो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट से आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बल्कि वो पावर अलग अलग पावर ट्रांसमिशन स्टेशन के जरिए वो छोटे छोटे एरिया में सप्लाई किया जाता है। तो एक छोटे एरिया के लिए एक पावर सब स्टेशन होता है जहां से वो उस एरिया के लिए सप्लाई किया जाता है। उसी तरीके से दूसरे एरिया के लिए एक अलग सब स्टेशन होगा, वहां से फिर उस एरिया में सप्लाई किया जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन स्टेशन जो होते हैं यहाँ, ये जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है ये ट्रांसमिशन स्टेशन भी मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड उससे भी इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड इनका फोर्थ जो सेगमेंट है वो है स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट। तो ये अलग अलग इंडिया की अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ इनका कोलाबोरेशन है, उनके साथ इनका टाई अप है, और उनसे ये लोग ऑर्डर बिडिंग में लेते हैं, और इसके बाद वो अलग अलग स्टेट्स में स्मार्ट मीटर जो हमारे घरों में लगते हैं उनको ये लोग लगाते हैं। स्मार्ट मीटर के फंक्शन जनरली क्या होते हैं कि सॉरी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग स्मार्ट मीटर के ऊपर थे। तो स्मार्ट मीटर एक्चुअली होता क्या है कि स्मार्ट मीटर आपके जैसे अभी गवर्नमेंट जो इंस्टॉल स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर रही है वो जनरली प्रीपेड होते हैं, एंड वो टेम्पर प्रूफ होते हैं, एंड इसके अलावा जो आपके लॉस होता था इलेक्ट्रिसिटी का वो लोग कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मीन्स प्रीपेड होते हैं, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई कट जाएगी, तो गवर्नमेंट को जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती थी उससे गवर्नमेंट को काफ़ी उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। इसके अलावा टेम्पर प्रूफ होता है, अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी सीधा सिग्नल जो मेन स्टेशन है वहाँ पहुँच जाता है, और वो पता चल जाता है कि इस स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ की गई है। तो गवर्नमेंट इसलिए स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करने के ऊपर फोकस कर रही है, और इन टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को उससे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये इनके बिजनेस के 4 सेगमेंट थे। पहला डाटा सेंटर, दूसरा पावर जनरेशन, तीसरा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ है स्मार्ट मीटर। तो चारों सेगमेंट से इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में एक छोटा सा पार्ट में बताना भूल गया, उसको बता देता हूँ। पावर, जैसे आप कोई थर्मल पावर, आप कोई कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हार्मफुल होती है काफी ह्यूमन बॉडी के लिए भी, प्लस इसके बाद एटमोस्फियर के लिए भी काफी पोल्यूशन क्रिएट करती है, और इससे एसिड रेन की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी को काफी लॉस होता है। तो गवर्नमेंट ने अभी 2024 में एक नॉर्म्स लेके आए थे गवर्नमेंट के, जितने भी ये पावर ट्रांसमिशन सेंटर्स हैं, पावर जनरेशन पॉइंट्स हैं, उन सबको अपने जो कोल एनर्जी वाला सेगमेंट है वहां से जो थर्मल पावर लोग जनरेट कर रहे हैं, वहां पर उसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट स्टैब्लिश करना जरूरी है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट क्या होता है कि मतलब आप जो गैस वहां से निकल रही है उस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उस गैस से सल्फर को रिमूव करना है। सल्फर रिमूव हो जाएगा तो आपका जो उसकी हार्मफुलनेस है वो कम हो जाती है। तो वो प्लांट लगाना गवर्नमेंट ने 2026 तक सारे पावर स्टेशन के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो ये लोग सॉरी, ये लोग जो FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्लांट है ये भी ये लोग लगाते हैं। तो यहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू अभी जनरेट होना शुरू हो गया, जो कि आगे हम इनकी PPT में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद ठीक है, ये तो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, तबीयत खराब है, कोई नहीं। तो ये इनका, तो मैंने बिजनेस का आपको छोटा सा ब्रीफ दे दिया। अभी इनका थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल भी देख लेते हैं कि इनका रेवेन्यू जो अभी Q1 में अभी आया था वो लगभग 25% की उसमें ग्रोथ आई थी, एंड पैट में जबरदस्त ग्रोथ आई थी, 78% की ग्रोथ आई थी। मीन्स इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है। एंड ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनकी PPT में इन्होंने क्या क्या चीजें शो करके रखी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस PPT में हम लोग क्या क्या कंटेंट देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो टेक्नो इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल देखेंगे। इसके बाद इनके बिजनेस के जो तीनों वर्टिकल्स हैं, पावर जनरेशन वाला, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एंड इसके अलावा जो डाटा सेंटर्स का वर्टिकल है, इसके बारे में समझेंगे। और फाइनली फिर लास्ट में हम इनके कंपनी की पूरी हिस्ट्री एंड कंपनी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनका फाइनेंशियल देखते हैं तो इनका जो अभी Q1 FY26 का रिजल्ट आया था, इसमें अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 25% इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर आप इनका EBITDA देखेंगे तो EBITDA भी लगभग 30% के रेट से ग्रो हुआ है। इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है। इन्होंने अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए प्लस नए बिजनेसेज में एंटर कर रहे हैं डाटा सेंटर सेगमेंट में, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी लोन भी लिया है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आप देखेंगे कि वो भी बढ़ गया है। अगर आप इनका EBITDA मार्जिन देखें तो EBITDA मार्जिन जो पहले 13.66% हुआ करता था वो बढ़ के 15.6% हो गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है इनके डाटा के अकॉर्डिंग। एंड अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम में भी ग्रोथ हुई है, जो पहले 232 करोड़ हुआ करता था वो भी बढ़ के लगभग 578 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनका पैट देखें
तो पैट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। पैट में अगर आप स्पेशली देखेंगे तो 78% का ईयर एंड ग्रोथ आया है, जो कि ये इससे ये पता चलता है कि इनको एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% का है एंड इनका पैट ग्रोथ 78% का है। अगर आप होल ईयर बेसिस पे देखेंगे तो FY23 के कंपैरिजन में FY24 के कंपैरिजन में FY25 में 43% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। अगर हम इनका ऑर्डर बुक देखें तो इनका जो इनका EPC ऑर्डर बुक है टोटल, उसमें अगर जनरेशन वाला देखते हैं, जनरेशन में जो इनका FGD वाला सेगमेंट है, FGD जो स्पेशली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वाला सेगमेंट है, उसमें इनके पास लगभग 103 करोड़ के ऑर्डर हैं। एंड जो ट्रांसमिशन वाला सेगमेंट है उसमें इनके पास 712 करोड़ का ऑर्डर है। एंड इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में लगभग 219 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड इसके अलावा जो डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है, डाटा सेंटर वाले सेगमेंट से इनके पास लगभग 6.24 करोड़ का ऑर्डर है। तो इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। और स्पेशली अगर जो इनके क्लाइंट्स हैं जिनके ऑर्डर्स इनके पास है उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इनके पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से है। तो पावर ग्रिड ने लगभग इनका टोटल ऑर्डर बुक का 22% ऑर्डर पावर ग्रिड से है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के जो बिजली बोर्ड हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनसे इनके पास ऑर्डर है। जैसे राजस्थान से इनके पास ऑर्डर है, नेपाल से है, आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है। इसके अलावा और भी कई सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं जिनके इनके पास ऑर्डर्स हैं। एंड इसके अलावा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का भी ऑर्डर है इनके पास। एंड जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इनके पास ऑर्डर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनके पास ठीक ठाक ऑर्डर है। अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्कोप है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में देखें, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सब स्टेशन बनाना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होती है वहाँ से उस ट्रांसमिशन के उस सब स्टेशन के जरिए आपके घरों तक या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो सब स्टेशन जो है, वो जो पावर स्टेशन है, उसको ट्रांसमिशन सेंटर कहते हैं। तो इंडिया में अगर ट्रांसमिशन सेगमेंट में आप देखेंगे कि लगभग 3,56,853 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। मतलब लगभग 3.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ है। और उस 3.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ में से इनके पास करेंटली लगभग 7,127 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। एंड टेक्नो का टारगेट है कि ये लोग हर साल 2,000 से 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स इनको मिलें। एंड जो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट है, स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में अगर आप इंडिया में स्कोप देखेंगे तो लगभग 80,000 करोड़ का स्कोप है, जिसमें से कि करेंटली टेक्नो के पास लगभग 2,087 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड टेक्नो का टारगेट है कि हम लोग हर साल लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ के ऑर्डर्स गेन करते रहें। और अगर पावर जनरेशन वाले सेगमेंट में जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट में अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो लगभग 80,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है, जिसमें से करेंटली टेक्नो के पास केवल 1,027 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड टेक्नो इज टारगेटिंग कि उनको एनुअली 500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से मिलता रहे। तो अगर आप देखें तो करेंटली इनके पास अगले 2 साल के लिए ऑर्डर बुक पूरा है। फर्दर फिर अगर हम लोग इनका डाटा सेंटर विजन अगर देखें तो डाटा सेंटर अभी इनका टारगेट है कि ये इंडिया में 102 सिटीज़ में एज डाटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे। एंड 3 लोकेशंस पे इनके जो मेन डाटा सेंटर रहेंगे। तो एज डाटा सेंटर और जो इनके हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, 3 जो मैंने बोला मेन डाटा सेंटर रहेंगे, उसको हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहते हैं। तो एज डाटा सेंटर और हाइपर स्केल डाटा सेंटर में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझ लें। तो जो एज डाटा सेंटर होते हैं वो बेसिकली छोटे डाटा सेंटर होते हैं और वो ऐसी जगहों पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर सोर्स होता है, जो डाटा सेंटर को यूज करता है वो सोर्स के नज़दीक में ये लोग जो छोटे डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं उसको एज डाटा सेंटर कहते हैं। जैसे आपके स्टेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा डाटा का कंजम्पशन होता है तो ये लोग वहाँ पर एक अपना एज डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी प्रोसेसिंग है, जो डाटा की प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी। एंड इसके अलावा क्विक होगी एंड टाइम कम लगेगा उस डाटा की प्रोसेसिंग में। प्लस आपको जो कैलकुलेशन होते हैं, जो आपको सपोज कोई कंप्यूटेशन करना है या अदर कोई कैलकुलेशन है, या फिर आपके जो साइबर से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कोई वीडियो प्रोसेसिंग है, ऑडियो प्रोसेसिंग है, वो फास्ट हो जाएगा।
और इजीली तुरंत फास्ट होके प्लस अवेलेबल हो जाएगा जो जिनको यूज है उसका उसके लिए। एंड जो आपके हाइपर स्केल डाटा सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हब होते हैं एक तरीके से, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लगाए जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि पूरे जो आपके स्टेट्स होते हैं, पूरे स्टेट्स का डाटा वहाँ पर आके प्रोसेस होता है। तो वो बड़े स्केल के होते हैं। तो अगर आप अभी आप इनका देखेंगे तो करेंटली ये लोग इंडिया के 102 सिटीज़ में एज डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे और 3 सिटीज़ में अपने हाइपर स्केल डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप इस पूरे मैप में देख सकते हैं कि जो रेड पिन आपके एज डाटा सेंटर इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, एंड जो ब्लू है बड़े वाले पिन वो हाइपर स्केल इस्टेब्लिश करेंगे लोग। एक तो नोएडा में करेंगे हाइपर स्केल डाटा सेंटर, एक टेक्नो कोलकाता में अभी एक कर रहा है, एंड इसके अलावा एक चेन्नई में इनका अपना चल रहा है हाइपर स्केल डाटा सेंटर मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस। तो करेंटली अगर आप देखें तो चेन्नई वाले का ये लोग जल्दी ही कमीशनिंग शुरू कर देंगे, एंड जो इनका कोलकाता वाला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है वो 2027 में कमीशनिंग हो जाएगा। और ये डाटा सेंटर इस्टेब्लिश के लिए इनका एक कोलाबोरेशन हुआ है रेलटेल के साथ। ये रेलटेल के साथ मिलके रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसमें 13% रेवेन्यू ये लोग शेयर करेंगे रेलटेल के साथ। एंड बाद में जब तक इनका पूरा जो इनका इनपुट कॉस्ट है वो नहीं निकल आता है, प्लस इनका मार्जिन नहीं निकल आता, तब तक ये उस डाटा सेंटर को ऑपरेट करेंगे, फिर फर्दर उसको रेलटेल को हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी ये रेलटेल के साथ मिलके नोएडा में एक हाइपर स्केल डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 18 मेगावाट की होगी। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इनका जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर है उसका इन्होंने पिक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर इनका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जो प्लम्बिंग का वर्क है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसका कमीशनिंग बाय द एंड ऑफ अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। कोलकाता वाले डाटा सेंटर को आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए लैंड एक्विजिशन हो गया है, एंड इसके अलावा ये जो कैपेसिटी होगी लगभग 13 मेगावाट की कैपेसिटी होगी यहाँ डाटा सेंटर की। एंड ये डाटा सेंटर का डिजाइनिंग का काम कंप्लीट हो गया है, एंड कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक का डाटा सेंटर का रोड मैप देखें तो इनका जुलाई 2025 में गुरुग्राम में एज डाटा सेंटर कमीशन हो चुका है और करेंटली वो लाइव है, वहाँ से इनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। एंड सेकेंड जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर है वहाँ पर फर्स्ट फेज में 5.6 मेगावाट का डाटा सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, एंड वहाँ 2025 में इन्होंने अगस्त 2025 में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। एंड मुंबई वाला डाटा सेंटर अक्टूबर 2025 से वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा उनका जो कमीशनिंग। एंड इसके बाद जो नोएडा वाला डाटा सेंटर है वो जून 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर इसके अलावा 12 अलग अलग लोकेशंस पर इंडिया में ये लोग और डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं करेंटली, एंड इनका टारगेट है कि ये इंडिया वाइज टोटल 102 लोकेशंस पर डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। अब अगर पावर जनरेशन वाले सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में 2031-32 तक जो पावर की डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो लगभग 6% के CAGR से बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक GOI लेके आई थी जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से क्या होता है कि जब आप कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि काफ़ी हार्मफुल है बॉडी के लिए भी, प्लस एटमॉस्फेयर में काफ़ी पोल्यूशन भी जनरेट होता है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसकी वजह से एसिड रेन होने के भी चांसेज होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट एक रूल लेके आई थी कि आपको 2026 तक जितने भी 2026 या 2027 तक ऐसा कुछ था कि जितने भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं जो कोल से ऑपरेट होते हैं वहाँ पर आपको FGD प्लांट लगाने पड़ेंगे। FGD प्लांट क्या होता है? FGD का फुल फॉर्म होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट में क्या होता है कि आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में उसमें से सल्फर को रिमूव करते हैं। तो सल्फर को रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से जो उनका पोल्यूशन कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो जो ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्लांट है उसके लिए गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग स्टेज, पूरे इंडिया का कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें स्टेज दे के रखा है इन्होंने कि लगभग 37,000 मेगावाट का जो बिडिंग है वो कंटिन्यूसली अंडर बिडिंग है।
एंड लगभग 44,000 मेगावाट के प्लांट की बिडिंग ओपन हो चुकी है एंड लगभग 102,000 मेगावाट की जो बिड्स है वो अवार्डेड हो चुके हैं, मीन्स बिड्स कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल चुके हैं एंड लगभग 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी के एफजीडी के प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। एंड टेक्नो ऑलरेडी एक 500 मेगावाट का एफजीडी का प्लांट ये लोग राजस्थान गवर्नमेंट के लिए इस्टेब्लिश कर चुके हैं एंड इनके पास 1,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर बिडिंग है अभी। अब आगे इनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट देखते हैं। तो इंडिया में पावर सेक्टर में आपको जितने कैपेसिटी का सब स्टेशन चाहिए होता था 2017 में, वो 2027 तक मतलब अगले 10 सालों में बढ़ के लगभग 2.5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में। तो ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में वैसे भी ये लोग सब स्टेशंस बनाते हैं, सब स्टेशन के जितने भी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है वो करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट आपके लगते हैं वो भी इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। पूरा सब स्टेशन बना के मैन्युफैक्चर करने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो भी जिनसे ये लोग ऑर्डर लेते हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो इंडिया में लगभग अगले 10 सालों में जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है लगभग 2.5 टाइम्स है। और अगर आप HVDC भी देखें तो HVDC में भी जितना रिक्वायरमेंट 2017 में था उससे लगभग 2.5 गुना रिक्वायरमेंट 2027 में हो जाएगा। और टेक्नो इलेक्ट्रिक दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, दोनों ही सेगमेंट में प्लांट रेडी करती है, तो इनके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन का रेशियो देखेंगे तो 2023 से पहले तक लगभग 20% तो सब स्टेशन हुआ करते थे एंड 80% ट्रांसमिशन लाइन हुआ करता था। जो भी रेशियो थोड़ा चेंज हुआ है 2023 के बाद से 40% हो गए हैं आपके सब स्टेशन एंड 60% ट्रांसमिशन लाइन हो गई है। और अगर पावर ट्रांसमिशन में देखेंगे तो इंडिया में पहले पावर ट्रांसमिशन में 100% जो गवर्नमेंट कंपनियां हुआ करती थी, सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, उन्हीं की होल्डिंग थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री करने के लिए अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से आप करेंटली देखेंगे तो जो गवर्नमेंट कंपनियां जैसे पावर ग्रिड का अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो 49% मार्केट शेयर आज भी पावर ग्रिड के पास है एंड जो बाकी बचता है 51% मार्केट शेयर, वो 51% शेयर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास है। उसमें अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिसमें उसमें स्टरलाइट पावर भी है, अडानी ग्रुप भी है, इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके प्लांट्स जो कि इस सेगमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं। आगे अगर स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में देखते हैं तो इनको जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट फेज में इन्होंने लगभग 1,27,000 स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए हैं एंड फेज 2 में फिर इन्होंने 1,16,000 स्मार्ट मीटर्स श्रीनगर में एंड 1,16,000 स्मार्ट मीटर्स इन्होंने जम्मू में इंस्टॉल किए हैं। फिर इन्होंने इंदौर में लगभग 4,13,000 स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए। फिर दोबारा कश्मीर में इन्होंने लगभग 1,08,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए। त्रिपुरा में लगभग 1,00,000 स्मार्ट मीटर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा झारखंड में लगभग 1,85,000 स्मार्ट मीटर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि टेक्नो इलेक्ट्रिक के पास अभी 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें लगभग 22.4 लाख स्मार्ट मीटर्स इनको इंस्टॉल करने हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स के बिजली बोर्ड से इनको मिले हुए हैं, जिसमें झारखंड बिजली बोर्ड है, त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर है। फिर इसके बाद MP मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से भी इनको मिले हुए हैं ऑर्डर्स। और इनकी अगर आप मोनेटाइज फॉर्म में वैल्यू देखेंगे तो लगभग 2,612 करोड़ रुपीज़ है। आगे फिर इनके डाटा सेंटर वाले सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। तो करंट में अगर आप देखें तो करंट में जो इंडिया में डाटा सेंटर है या इस्टेब्लिश है उसकी अगर देखेंगे टोटल एरिया तो लगभग 19 मिलियन स्क्वायर फीट में इस्टेब्लिश्ड है एंड जो उसकी कैपेसिटी है लगभग 1255 मेगावाट की कैपेसिटी है। एंड अगर फ्यूचर देखें कि 2026 के दिसंबर तक जितनी रिक्वायरमेंट होगी इंडिया को लगभग 29 मिलियन टोटल स्क्वायर फीट एरिया में इनको रिक्वायरमेंट होगी एंड लगभग 1628 मेगावाट की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो डाटा सेंटर का अगर मार्केट अगर आप देखें तो डाटा सेंटर की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म से डाटा कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं,
इसके अलावा एआई का भी यूज किया जा रहा है कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए। तो इन सारे इतना सारा जो डाटा कंज्यूम हो रहा है इंडिया में, वो डाटा के स्टोरेज के लिए डाटा सेंटर्स का रिक्वायरमेंट है। और आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी ये डाटा कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है और ये डाटा और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और कंज्यूम होगा। तो इसके लिए इनको एक लाइब्रेरी बना के एक डाटा सेंटर में स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ से आप जो भी डाटा चाहें आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और वापस फिर उसको वहीं पर स्टोर हो जाएगा वो। तो मोस्ट ऑफ कंपनियां एआई अडॉप्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि उनको कंप्यूटेशन के लिए प्लस जो हाई स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो और ये रिक्वायरमेंट आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो वो डाटा सेंटर से ही फुलफिल हो सकता है। एंड अगर डाटा सेंटर का अगर आप कॉस्ट देखें तो लगभग इंडिया में वो लगभग जो वर्ल्ड में सबसे सस्ता डाटा सेंटर जो डाटा चार्जेज है वो इंडिया में, ये लगभग 13 रुपीज़ पर GB कॉस्ट आता है इंडिया में डाटा का जो कंजम्पशन है उसका। एंड डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने पर गवर्नमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, टैक्स में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराती है। इसके अलावा इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लो कॉस्ट वर्कफोर्स अवेलेबल है इंडिया में। एंड जो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट है वो लगभग 60%, डाटा सेंटर का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो 60% लेस है दैन द अदर मेच्योर जो कंपनीज हैं, जो मेच्योर कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में। और डाटा सेंटर में आगे काफ़ी ह्यूज स्कोप भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, जो कि पहले लगभग 2015 तक देखेंगे तो लगभग केवल 200 मिलियंस हुआ करते थे, वो बढ़ के 900 मिलियंस हो गए हैं 10 सालों में। एंड डाटा का जो कंजम्पशन है 2018 के कंपैरिजन में लगभग 7 टाइम्स हो गया है। इसके अलावा इंडिया में गवर्नमेंट भी अलग अलग एआई को लेके काफ़ी सारा अवेयरनेस फैला रही है। गवर्नमेंट का एक एआई मिशन है इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट $1.2 बिलियन खर्च कर रही है। एंड इसके अलावा 30% जो डाटा सेंटर का स्कोप इंडिया में वो एआई मार्केट से है। एंड अगर आप देखेंगे कि ई कॉमर्स जो मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट में भी लगभग $350 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है। तो ये लोग जो डाटा सेंटर मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें ये लोग आपका लैंड प्रोक्योरमेंट से ले करके बिल्डिंग बनाना, प्लस उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग का वर्क से ले करके पूरा आपका जो आपको टूल्स चाहिए, जो आपको मशीनरी चाहिए, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो सारा खुद ही प्रोक्योर करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब पूरी तरीके से आपको डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करके ये देते हैं आपको, केवल आपको ये मतलब ये पूरी तरीके से टर्न की प्लेयर है, मतलब एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के बाद जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर ये लोग वर्क करते हैं। तो आइए अब इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि टेक्नो इलेक्ट्रिक एक्चुअली है। तो इन्होंने लगभग 450 प्रोजेक्ट्स अब तक ये कंप्लीट कर चुके हैं। इनके पास 574 प्रोफेशनल्स की टीम है, 40 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है, BSE NSE के ऊपर लिस्टेड है, डेट फ्री कंपनी है। एंड इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी स्टेबल है। कंपनी 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी। इन्होंने अपना सबसे पहले EPC के बिजनेस में थे, ये मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाले सेगमेंट में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। धीरे धीरे वहाँ से जब एक्सपर्टीज हासिल हो गई तो वहाँ से इन्होंने अलग अलग सेगमेंट में, जैसे डाटा सेंटर हो गया, ट्रांसमिशन का सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, तो ये सारे सेगमेंट में इन्होंने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, इन्होंने शिफ्ट किया। एंड 2021 में इन्होंने डाटा सेंटर इंडस्ट्री में कदम रखा। 2022 में फिर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ आप इनकी जर्नी देख सकते हैं। तो इनके बिजनेस के 4 वर्टिकल्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो EPC वाला बिजनेस है इनका, दूसरा इनका TBCB वाला बिजनेस है, फिर स्मार्ट मीटरिंग है, फिर डाटा सेंटर है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे फिर इन्होंने अपने बारे में बता के रखा है कि जो NTPC का सबसे फर्स्ट पावर स्टेशन शक्ति नगर में लगा था उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इंडिया के जितने भी नेशनल ग्रिड्स हैं उसमें लगभग 50% इन्होंने ही बनाए हुए हैं। एंड इसके अलावा अब तक इन्होंने लगभग 207 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट भी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। और इनके पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं जो भारत की नवरत्न PSU कंपनीज है उनके साथ। एंड 1 मिलियन स्मार्ट मीटर्स ये लोग एनुअली टारगेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके इंस्टॉल करेंगे। एंड 2030 तक ये लोग प्लान कर रहे हैं कि 250 मेगावाट के डाटा सेंटर्स Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में इस्टेब्लिश कर देंगे। अगर टेक्नो की अब तक की जर्नी आप देखें तो पिछले 4 सालों में इनका जो EPC वाले सेगमेंट से इनको जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 5 गुना हो गया है इनका। एंड इनके ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में इन्होंने इनके 2 प्रोजेक्ट करंटली ये लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं। इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हायर डायरेक्शन में है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में भी इनके 4 प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं।
एंड आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं। और डाटा सेंटर वाले सेगमेंट में ये लोग हाइपर स्केल एंड जो एज डाटा सेंटर से दोनों तरीके के डाटा सेंटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 2 हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स इनके एंड लगभग 102 एज डाटा सेंटर इनका प्लांट इनके कंटिन्यूसली अंडर प्रोजेक्ट हैं। और ये लोग दे आर होपिंग कि 2030 तक ये लोग 250 मेगावाट के डाटा सेंटर कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल कर देंगे। अगर आप इनकी क्लाइंटेल लिस्ट में देखें तो कई सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं इनके पास एंड इसके अलावा इंडिया में भी कई सारे इनके स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं अपने जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं उनके साथ, जिसमें आपको पावर ग्रिड मिलेगा, अडानी ट्रांसमिशन है, स्टरलाइट पावर है, एनटीपीसी है एंड इसके अलावा अलग अलग आरईसी भी है, आदित्य बिरला है, हिंडाल्को है। तो आपको बहुत सारे इसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इनके पुराने और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं। तो दोस्तों ये रहा टेक्नो इलेक्ट्रिक का पूरा बिजनेस मॉडल एंड इनका फाइनेंशियल हमने डिस्कस कर लिया है। कल इनका सेकंड पार्ट का वीडियो मैं शूट करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम इनका वैल्यूएशन एंड इनका जो रिसेंटली कॉन कॉल हुआ है उसका पूरा एक आपको इजी लैंग्वेज में समरी बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।